पहला प्रश्न, बाजार लोगों को आमंत्रित क्यों करता है? आमंत्रित यानी इनविटेशन। अब सोचने वाली बात है कि बाजार जो है लोगों को इनविटेशन क्यों देगा, लेकिन ये इनविटेशन किस तरीके का है, आमंत्रण किस प्रकार का है? जो बाजार अपनी चमक से हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर आमंत्रण है। तो वो क्यों हमें अट्रैक्ट करता है? ये जिससे कि हम बाज़ार में जाएं और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हम उनको भी खरीद लें। तो बाज़ार जो है वो लोगों को आमंत्रित क्यों करता है? पहला ऑप्शन है नया सामान खरीदने के लिए, दूसरा ग्राहकों को लूटने के लिए, तीसरा नए उत्पाद से अवगत कराने के लिए, यानी कि जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं बाज़ार में उनसे लोगों को जानकारी उनको दिलाने के लिए, चौथा ऑप्शन है अपना स्वरूप दिखाने के लिए। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें से हमें एक कारण इसमें से पता लगाना है कि बाजार जो है वो लोगों को आमंत्रित क्यों करता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी वो ग्राहकों को लूटने के लिए हमें आमंत्रित करता है। क्योंकि बाजार का जो जो की चमक जो हमें अट्रैक्ट करती है उसका सिर्फ एक रीज़न है कि जो ग्राहक है वो आकर्षित हो और उसको बेवजह की चीज़ें भी खरीदने को मजबूर कर दे। तो इसलिए ये ग्राहकों को लूटने के लिए आमंत्रित करता है। मैं तुम्हारे लिए हूँ पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? जब हमने पाठ पढ़ा है तो मैं का प्रयोग करते हुए कौन है जो ये सारी बातें हमें बता रहा है? तो मैं जो है इस पंक्ति में, ये यहाँ पर इस वाक्य में क्या इसका अर्थ है? ये मैं कौन है यहाँ पर? पहला लेखक के लिए, दूसरा ग्राहक के लिए है, तीसरा ये उत्पादक के लिए है, चौथा ये बाजार के लिए है। तो ये बाजार के लिए है कि जब वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि बाजार जो है वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, तो बाजार जो है यहाँ पर मैं शैली में प्रयोग करते हुए बाजार को सामने लाया है लेखक ने। अगला प्रश्न है मूक आमंत्रण कौन सा कार्य करता है? मूक आमंत्रण यानी जैसा कि पहले ही बताया है, आमंत्रण यहाँ पर क्या है? आपको अट्रैक्ट करना। तो ये उस सेंस में बाजार आपको इनविटेशन नहीं देगा, तो ये इनविटेशन जो है वो आपको आकर्षित कर रहा है, उस आकर्षण के बारे में दिया जा रहा है। तो ये मूक यानी कि साइलेंट। अब मूक जो है आमंत्रण है वो कौन सा काम करता है? साइलेंट, यहाँ पे जो इनविटेशन है जिसकी बात की जा रही है, मूक आमंत्रण यानी कि किस तरीके का होता है, पहले ये समझना जरूरी है। अब बाजार जो है वो चमक रहा है, उसको देखकर लोग अपने आप अंदर जा रहे हैं बाजार में और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो ये एक साइलेंट इनविटेशन है, यहाँ पे आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, उसने अपने क्रियाकलाप से, अपने व्यवहार से इनविटेशन दिया आपको और आप उस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए अंदर चले जाते हैं। अब यही जो साइलेंट इनविटेशन है, मूक आमंत्रण जो है, ये कौन सा काम कर रहा है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है शांति बनाए रखने के लिए, दूसरा ग्राहक में चाह जगाने के लिए, तीसरा बिना कारण बोलने के लिए, चौथा अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा कार्य करता है? ये कार्य करता है ग्राहक में चाह जगाने के लिए। अब जो अभी हमने बात समझी कि ये साइलेंट इन्विटेशन क्या करता है, बाजार का अपनी चमक धमक से हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हम उसके आकर्षण के जाल में फंस के उसमें चले जाते हैं। तो ये उसने क्या किया, ग्राहक में चाहत उत्पन्न की कि वो जाए बाजार में देखे ऐसी क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार व्यक्ति को बाजार की चकाचौंध के बीच खड़े होकर क्या अनुभव होने लगता है? कहने का अर्थ यह है कि अब लेखक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है चैप्टर में। वो ये बताना चाहते हैं कि जब एक आदमी बाजार की चकाचौंध में फंसकर जब बाजार में शामिल हो जाता है तो वो वहां पहुंचने के बाद क्या अनुभव करता है, क्या महसूस करता है? पहला ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त सामान है। बाजार में खड़े होकर क्या आप ये सोचते कि नहीं नहीं मेरे पास बहुत सामान है, कोई जरूरत नहीं है खरीदने की? दूसरा ऑप्शन है उसे और सामान खरीदने की आवश्यकता है। तीसरा उसे बाजार से निकल जाना चाहिए। चौथा उसे अधिक सामान नहीं खरीदना है। ये तीनों ही ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा, हमें ये बता रहे हैं कि हमें संतोष है, संतुष्टि है कि हमारे पास चीज़ें हैं, हम नहीं खरीदेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो आप बाजार में जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है उसे और सामान खरीदने की आवश्यकता है, यानी वो कुछ और भी खरीदना चाहता है, ज़रूरत नहीं है, तभी तो वो आकर्षण में फंसता है और वो वहाँ बाजार में चला जाता है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला ऑप्शन है अजी आओ भी। पंक्ति में कौन सा भाव स्पष्ट हो रहा है? अजी आओ भी,
अब यहाँ पर किसी को इनवाइट किया जा रहा है, बोला जा रहा है अच्छा अब आ भी जाओ, तो ये कौन सा भाव हमें दे रहा है? विनय का, आदेश का, या फिर आकर्षण का, या फिर अलगाव का? तो ये हमें आकर्षण का दे रहा है कि आप देख रहे हैं खड़े होकर उसकी चमक धमक को और आप लोभित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोका हुआ है। लेकिन जहां ये रुकावट आती है वहां से सामने से आपको और जोरदार इनविटेशन मिलता है कि अजी अब आ भी जाओ। तो वो एक आकर्षण है जो आपको अपने जाल में फंसा रहा है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे हमने बाजार दर्शन पाठ से संबंधित प्रश्नों को लिया है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको पाठ अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पंक्तियां देखकर ये समझ में आ जाएगा कि बाजार दर्शन पाठ से लिया है, भक्तिन पाठ से लिया है, नमक पाठ से लिया है, या काले मेघा पानी इस पाठ से दिया गया है। तो आपको, क्योंकि अभी हम बाजार दर्शन पाठ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न जो है हमसे ये पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है? तो पहला है भक्तिन, दूसरा काले मेघा पानी दे, तीसरा बाजार दर्शन, चौथा है नमक। तो ये पाठ बाजार दर्शन से लिया गया है ये गद्यांश। दूसरा है चूरन बेचने वाले का स्वभाव कैसा था? पहला संतोषी, दूसरा स्वार्थी, तीसरा गंभीर, चौथा अहंकारी। अब आप देख सकते हैं कि चूरन बेचने वाले के बारे में हमने ये पढ़ा है कि बहुत ही समझदार इंसान है और उसमें संतोष है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है। तो स्वार्थी होना और अहंकारी होना तो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है, ये तो यहीं पे ऑप्शन कट जाएंगे। तो आप इजीली अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो कट जाता है यहाँ पर। तो अब ये संतोषी है या गंभीर? तो पाठ में जो मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है कि चूरन बेचने वाला जो है उसका व्यवहार कैसा है या वो दूसरों से अलग क्यों है, तो वो किस आधार पर बताया जाता है? संतोषी होने की वजह से, कि उसके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है, उसके अंदर वो संतोष है कि मुझे सिर्फ इतनी ही चीज़ों की जरूरत है और मैं उतनी ही चीज़ों को लेकर वहाँ से निकल लेता हूँ या फिर वहाँ से चला आता हूँ। तो संतोषी जो है वो चूरन बेचने वाले का स्वभाव है। चूरन शीघ्र बिक जाने का क्या कारण था? चूरन बेचने वाले की जान पहचान थी, चूरन की गुणवत्ता अच्छी थी, बहुत अच्छा था चूरन जो है अपने गुणों की वजह से, तीसरा चूरन के मूल्य का कम होना, चौथा चूरन की मांग बहुत थी, इस वजह से वो बिक जाते थे। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट ऑप्शन है जिसका पाठ में जिक्र किया गया है? वो कौन सा कारण था? वो कारण था चूरन की गुणवत्ता, उसकी जो खूबियां थी, चूरन जो खाने में स्वाद देता था उसकी वजह से जो है वो शीघ्र ही बिक जाया करता था। चूरन खरीदने वालों की उत्सुकता का क्या कारण बताया गया है? यानी जो चूरन लोग खरीदने आते थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे उस चूरन को खरीदने के लिए। आज के ज़माने में आप जैसे देखेंगे कि किस तरीके से पिज़्ज़ा और बर्गर के लिए बच्चे भागते हैं, वो क्यों उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है? सब लोग ले रहे हैं, कुछ स्वाद है, उसकी वजह से हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। वैसे ही चूरन वाले का चूरन था जिसको लेने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना, यानी लोग उनसे सद्भावना रखते थे, इस वजह से उनका चूरन खरीदते थे वो बड़ी उत्सुकता से। दूसरा, भगत जी की बालकों को मुफ्त में चूरन बांटने की प्रवृत्ति। तीसरा, भगत जी का व्यापारी स्वभाव। चौथा, भगत जी का अधिक पुराना व्यापारी होना। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो पाठ में हमें बताया गया है कि जिसकी वजह से चूरन जो है लोग तुरंत के तुरंत खरीद लेते थे सारे चूरन वाले से? तो वो उसका कारण था पहला, भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना। ये कारण था जिसकी वजह से लोग उनसे सारा चूरन उनका तुरंत ही खरीद लेते थे। भगत जी सदैव किस नियम पर डटे रहते थे? उनका एक सख्त नियम था जिस पर वो डटे रहते थे और अपना जीवन उसी के आधार पर चला रहे थे। पहला, कम चूरन बेचना। दूसरा, बाजार का मोल भाव ना करना। तीसरा, 6 आने से अधिक का चूरन ना बेचना। चौथा, बच्चों को कम कीमत पर चूरन बेचना। तो उनका एक नियम था जिस पर वो हमेशा से डटे रहे, वो ये था ऑप्शन 3 कि 6 आने से अधिक का चूरन ना बेचना। उनका नियम था इतनी ही अमाउंट का सामान लेना है, उतने का ही चूरन बेचना है। उससे उनका क्योंकि जीवन आसानी से कट जाता था, कोई लोभ नहीं, कोई इच्छा नहीं, और संतोष ही जो है उनके जीवन को सुखी बनाए हुए था, जिसकी वजह से वो अपने इस नियम पर हमेशा से डटे रहे। और यही पाठ में बताया गया है कि क्यों वो इसलिए वो दूसरों से अलग थे।
अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपर जाति का तत्व कौन है। अपर जाति का तत्व क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उच्च वर्ग के लिए अपर जाति का तत्व। तो अपर जाति आप शब्द से ही रिलेट कर सकते हैं और इसका अर्थ ले सकते हैं। तो अपर जाति का तत्व क्या है? यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की निर्बलता कब प्रभावित होती है? यानी कि जो व्यक्ति की कमजोरी है वो कब प्रभावित होती है, कब उस पर इफेक्ट पड़ते हैं? पहला, धन संचय और वैभव की चाह में। दूसरा, धन संचय ना करने में। तीसरा है वैभव की आकांक्षा ना करने में। चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि व्यक्ति की जो कमजोरी है वो कब प्रभावित होती है। पहला कि हमें ये बोला गया धन संचय, यानी आप मनी को सेव कर रहे हैं, और वैभव की चाह है तब आपकी प्रभावित होती है निर्बलता। या फिर धन संचय नहीं कर रहे हैं तब प्रभावित होती है। अगर प्रभावित हो रही होती तो आप धन संचय करने पर जोर देते। फिर है वैभव की आकांक्षा ना करना, यानी आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, आपके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं वैभव के संबंधित। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल ही लॉजिकल लग रहे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है धन संचय और वैभव की चाह में व्यक्ति जो है उसकी निर्बलता प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निर्बल धन की ओर क्यों झुकता है? निर्बल जो है यानी निर्बल यानी बिना बल के, तो निर्बल व्यक्ति जो है वो धन की ओर क्यों झुकता है, उसके क्या कारण है? पहला ऑप्शन है धन की कमी में। दूसरा, धन के आकर्षण में। तीसरा, आत्मशक्ति के अभाव में। चौथा, वैभव की चाह में। तो ये इसका कारण है आत्मशक्ति के अभाव में, यानी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका अभाव है, जिसकी वजह से निर्बल जो है वो धन की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार अबलता क्या है? अबलता यानी जिसमें बल ना हो, अबलता। तो लेखक के अनुसार इसका क्या मतलब? पहला, असंतोषी होना, यानी आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भावना होना कि ठीक है इतने में मेरा काम चल रहा है और मैं इसके सहारे चल सकता हूँ आगे तक। दूसरा, धन की आकांक्षा, यानी और धन आप कमा सकें या सेव कर सकें उसकी आकांक्षा। दूसरा, संचय की तृष्णा, यानी सेविंग पर आप सेविंग मोड में ज़्यादा होना और उसकी चाहत बढ़ते ही जाना, संचय यानी सेव करना। और चौथा जो है ये सभी। तो यहाँ पर ये सारे कारण ही जो है वो अबलता है। अबलता कैसे? ये आपकी कमजोरी हो जाती है। असंतोष नहीं, आप में संतोष नहीं है, असंतोषी हो आप, ये आपकी कमजोरी हो गई। धन की आकांक्षा, आप ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहते हो, वो आपकी कमजोरी बनता है। संचय की तृष्णा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सेव मोड में रहते हैं, वो आपकी कमजोरी है। तो ये सारे कारण जो है ये आपकी कमजोरी को दिखाता है। अगला है, मनुष्य पर धन की विजय किसके समान है? अगर मनुष्य पर धन की विजय हो जाती है, मनुष्य पर धन की विजय यानी कि आप पैसे के कंट्रोल में हो, आपको कुछ भी करना है, पैसा है, आप उसके कंट्रोल में हो और उसके बेसिस पर आप कर रहे हो और रियलिटी में नहीं जी रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो। तो इस तरीके से आप पर धन ने विजय कर रखी है, आप उसके कंट्रोल में हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि कहाँ तक आपको अपने धन का प्रयोग करना है, कहाँ तक नहीं करना है, किस जगह पर। तो इसकी विजय जब हो जाती है किसी मनुष्य पर तो वो किसके समान है? पहला, चेतन पर जड़ की विजय के। चेतन पर जड़ यानी एक आप जीते जागते आदमी हो, मान लीजिए आप इंसान और जानवर में फर्क कर रहे हो और जानवर आपसे ज़्यादा समझदार निकल जाए, ऐसी स्थिति समझ लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, धर्म पर अधर्म की विजय, यानी धर्म जो है वो अधर्म के सामने बेकार हो गया और अधर्म सबको पता है कि गलत चीज़ है, तो उसके सामने अधर्म जीत जाए धर्म के सामने। या फिर तीसरा, सत्य पर असत्य की विजय के समान। चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पांचवे का जो है उत्तर यहाँ पर होगा चेतन पर जड़ की विजय के समान। चेतन यहाँ पर मनुष्य है और जड़ जो है क्या है? वो धन है। धन तो कोई जीता जाता जागता कोई प्राणी तो है नहीं, वो एक वस्तु है सिर्फ, और एक वस्तु जो है जीते जागते इंसान पर अपनी पकड़ बना रहा है। मनुष्य तो सोच समझ सकता है लेकिन धन नहीं, वस्तु नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा चेतन पर जड़ की विजय के समान होना। जब मनुष्य पर धन जो है अपना कब्जा कर ले या उस पर अपनी पकड़ बना ले तो उसकी विजय हो जाती है, तो वो चेतन पर जड़ की विजय के समान हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बाजार को सार्थकता दे सकता है, बाजार को वैल्यू कर सकता है क्या चीज? पहला, पैसे की पावर रखने वाला। दूसरा, संयमी लोग। तीसरा, जो अपनी आवश्यकता जानता है। चौथा, जिसे बाजार आकर्षित करता है। तो इसका जो उत्तर है वो है जो अपनी आवश्यकता को जानता है। अब बाजार की जो एक वैल्यू है उसको इसकी वैल्यू को जो वैल्यू कर सके वो कौन होगा इन चार ऑप्शन में से? जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को जानता है। कैसे? अगर आप अपनी आवश्यकता को जानते हो आप उतनी ही चीज़ें खरीदेंगे और हर व्यक्ति उतनी ही चीज़ें खरीदेगा, तो बाजार जो है वो अपनी चमक दमक के जाल में लोगों को बेफालतू नहीं फंसाएगा और लोग भी अपने जीवन में बेफालतू की चीज़ों से घिरे हुए नहीं होंगे। तो इस वजह से बाजार को जो सार्थकता है वो कौन दे सकता है? जो अपनी आवश्यकताओं को जानता है। अगला प्रश्न है, परचेजिंग पावर के गर्व में लोग बाजार को क्या दे देते हैं? परचेजिंग पावर, आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हैं चीज़ों को। वो पावर जो है उसका जो गर्व है लोगों में, वो बाजार को क्या देते हैं? पहला, सार्थकता। दूसरा, विनाशक शक्ति। तीसरा, सद्भावना। चौथा, संतोष। अब किसी के पास पैसे हैं, फालतू की चीज़ें ही खरीदे जा रहे हैं बाजार में जाकर, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं देगा किसी भी तरीके से, तो सार्थकता भी नहीं होगी, ना सद्भावना ना संतोष दे सकता है वो। तो जाहिर सी बात है कि परचेजिंग पावर जो है एक नेगेटिव पॉइंट ही दे सकता है बाजार को, तो वो विनाशक शक्ति हो गया। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बाजार की सार्थकता से क्या तात्पर्य है? यानी बाजार की जो सार्थकता है, बाजार के होने का क्या मतलब है? बाजार के होने का मतलब ये है कि आपका जरूरत के समय पर आपको जरूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराना, ना कि बेवजह चीज़ों को खरीदते रहना बाजार का जो असली मतलब है। तो बाजार का जो असली मतलब हो ये कि जरूरत के समय पर आपको चीज़ें उपलब्ध कराना। तो इससे क्या मतलब है? बाजार की सार्थकता से क्या मतलब है? ग्राहकों की संतुष्टि, या ग्राहकों को अपने जाल में फंसाना, या परचेजिंग पावर को बढ़ाना, या ग्राहकों को आकर्षित करना। तो आप सोच सकते हैं अब इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ग्राहकों की संतुष्टि। यानी कि बाजार का जो मेन काम है वो ग्राहकों को संतुष्ट करना है, उनको जरूरत के समय पर उनकी चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराना है। तो ये बाजार की सार्थकता होगी। अगला है, बाजारूपन बढ़ने से क्या होता है? बाजार का जो वर्चस्व है वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सार्थकता बढ़ती है, पावर बढ़ती है, सद्भावना घटती है, या सद्भावना बढ़ती है? बाजारूपन जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, जाहिर सी बात है एक नेगेटिव चीज़ नेगेटिव इफेक्ट ही देगी। तो बाजारूपन जब बढ़ जाएगा, बाजार का पावर ज़्यादा लोगों पर पड़ जाएगा और लोग उसके कंट्रोल में आते जाएंगे, तो क्या होगा? उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट दे ही नहीं सकता, एक नेगेटिव इफेक्ट ही दे सकता है। तो ये हमारी सद्भावना को घटाएगा। अगला है, सार्थकता में प्रत्यय शब्द क्या है? सार्थकता में प्रत्यय, प्रत्यय यानी आप सभी को पता है प्रत्यय क्या है, व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है। और प्रत्यय का मतलब आप देखेंगे प्रत्यय में पा है आगे, तो पा से पीछे, यानी कि जो शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पे सार्थक एक शब्द है, मूल शब्द है, और उसके पीछे लगा जो एक अलग शब्द है वो है ता, जो कि प्रत्यय है। तो सार्थकता में प्रत्यय क्या है? ता। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा।